बोलोगे जो प्रिमिटिव है वो है सर कोयला, कोल है। आ गया तो रीजन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई एनी कंडक्टर। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, टुडे वी आर हियर टू स्टार्ट अ वेरी न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अभी जस्ट क्लास में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10 का एक बिल्कुल बेहतरीन इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट वैल्यूएबल चैप्टर ऑफ क्लास 10 फिजिक्स दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है क्या, इसका मीनिंग क्या होता है और ये चैप्टर हमारे डेली यूजेस के लिए क्यों बेनिफिट है। Why we are going to study this chapter rather than other topics। और कई टॉपिक्स है लेकिन हमें इलेक्ट्रिसिटी क्यों पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाया जा रहा है तो क्या उसका कोई महत्व है, और महत्व है तो क्या क्या वो चीजें हमें सिखाएगा और what are the several differences phenomena related to this chapter we are going to complete in this chapter or in this lecture। Okay, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सर इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का मीनिंग क्या होता है या इसका क्या महत्व है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो कई सोर्सेस से बनता है। फिर से सुनना, मैं यदि आपसे बोलूं कि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसके कई स्रोत है बनने के। अब बनने का सेंस क्या होगा कि सर हमने पुराने जमाने में देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी केवल कोयला से बनता था, फिर कुछ टाइम हुआ, द टाइम गोज पासेस, और थोड़ा टाइम होता होता गया तो आफ्टर सम टाइम वी फाउंड दैट द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय डिफरेंट मेथड और डिफरेंट सोर्सेस। तो पहले मैं बात करता हूं कि व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यदि ये एनर्जी है तो इसके क्या क्या स्रोत है सर। स्रोत इन द सेंस कि कहां से ये बनता है। तो देखना, पहला बोलोगे जो प्रिमिटिव है वो है सर कोयला, कोल है। आफ्टर दैट तो बोलोगे सर स्टीम से बनना शुरू हुआ था। तीसरा और कुछ है वाटर, उसके बाद क्या बोलोगे आप, कोल से यूज किया गया स्टीम, फिर वाटर, फिर विंड, और जो अभी के टाइम में सबसे ज्यादा फेमस है वो है सोलर या सनलाइट कहते हैं इसे। सनलाइट सबसे ज्यादा, ये तो कई सोर्सेस है लेकिन इसमें जो सबसे वैल्यूएबल है वो है आपका सनलाइट, क्योंकि इन सभी रिसोर्सेस में डे बाय डे द रिसोर्सेस गोइंग टू एक्सटिंक्ट, धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे है। और अभी नहीं हो रहा है तो कभी ना कभी ऐसा टाइम आएगा, कभी ना कभी ऐसा एरा आएगा, द थिंग विल गोइंग टू बी, या ये हो सारा सोर्सेस खत्म होने के कगार पे आ जाएगा। लेकिन तो सनलाइट है, एक तो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट, और दूसरी कि सबसे ज्यादा अहम रोल प्ले कर रहा है अभी के टाइम में। बात क्लियर है? तो क्या मैं आपको ये बात समझाने के लिए प्रेरित कर पा रहा हूं कि इलेक्ट्रिसिटी आपका एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और जिसके कई सोर्सेस है, और सारे सोर्सेस हमें नए नए चीज और नए नए इनोवेशन को प्रेरित करती है। तो चलो शुरू करते हैं हम इसी चैप्टर का पहला टॉपिक जिसका नाम है चार्जेस। क्या नाम है? चार्जेस। देखना, टॉपिक है आपका चार्ज। शुरुआत करते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट टॉपिक जो सबसे इनिशियल पॉइंट में बताएगा कि चार्ज किसे कहते हैं और चार्ज कितने टाइप का है और उस चार्जेस का क्या क्या महत्व है हमारे इलेक्ट्रिसिटी में। देखना, चार्ज का डेफिनेशन है, इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी फील्स अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। सुनना, बॉडी का मतलब ह्यूमन बॉडी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, कोई सा भी बॉडी, हर एक बॉडी में चार्ज प्रेजेंट है। समझ आ गया? तो जो चार्ज प्रेजेंट है उससे हमें फील होता है। जैसे मान लो आपने एक मैग्नेट लिया और दूसरे मैग्नेट को आपने टच करना शुरू किया, तो समटाइम्स वी फील दैट वन मैग्नेट अट्रैक्ट द अदर, दूसरे को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। अदरवाइज या इसी तरीके से कभी कभी ये कंडीशन बनता है कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करता है, धक्का देता है या रिपेल करता है। तो ये चांसेस बनने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि कोई भी दो बॉडी जिसमें चार्ज प्रेजेंट है, द बॉडी फील्स ट्रैक्शन एज वेल एज और रिपल्सन, दोनों हो सकता है। समझ आ गया? तो ध्यान देना कि सर चार्ज किसे कहते हैं, जो बॉडी के अंदर पहले से ही प्रेजेंट है और हमें फील कराता है कि बॉडी अट्रैक्ट हो रहा है या रिपेल हो रहा है। समझ आ गया? चार्जेस दो तरीके का होता है। चार्जेस कितने तरीके का है? दो। एक का नाम होता है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा नेगेटिव चार्ज। दूसरा का नाम है नेगेटिव चार्ज।
इन दोनों का भी कैरेक्टरिस्टिक्स पे भी बात करना बाकी है। फिलहाल के लिए जानते हैं कि जो वर्ड चार्ज है इसके बारे में दो चीजें आपको जानना चाहिए। पहला कि द सिंबल विच इज यूज टू रिप्रेजेंट चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज को दिखाने के लिए जो सिंबल हम यूज करने जा रहे हैं उस सिंबल को बोलते हैं हम क्यू। क्या बोलते हैं? क्यू। और दूसरा इसकी एसआई यूनिट, कि किस यूनिट में हम चार्ज को मापते हैं सर, तो उसको कहते हैं हम कूलम, C4 कूलम, C से रिप्रेजेंट करते हैं। बात क्लियर है? एक बार देखना। और हम फिर से बात करेंगे कि सर यदि हमें चार्ज का सिंबल एसआई यूनिट कंप्लीट है तो जानते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे ध्यान देना। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्जेस, चार्जेस के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और क्या होना चाहिए, क्या इस तरीके से दिखाई देगा। तो पहला कि सर सेम चार्जेस कहते हैं, कई बुक लिखती है लाइक चार्जेस, दोनों सेम बात है यार। सेम चार्जेस, लाइक चार्जेस क्या होगा? इट विल रिपेल। रिपेल का मतलब एक बॉडी दूसरे बॉडी को धक्का देगा यदि सेम चार्जेस दोनों में है तो। और दूसरा ऑपोजिट चार्जेस या फिर अनलाइक चार्ज, वो क्या होगा सर? खींचेगा, उसको बोलते हैं अट्रैक्ट्स ईच अदर। बात क्लियर है? तो चार्ज सर एक ऐसा इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी है जो बॉडी में पहले से प्रेजेंट है और वो चार्ज हमें फील करवाता है अट्रैक्शन और रिपल्सन। फिर हमने बोला कि सर चार्ज का सिंबल क्या होगा, तो चार्ज इज डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ऑफ क्यू से। फिर उसकी एसआई यूनिट, इन विच यूनिट वी आर गोइंग टू मेजर द चार्ज, तो उसे हम कहते हैं कूलम, COULMB। समझ आ गया? अब आती है बात चार्ज के टाइप, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव के पास ले आओगे तो रिपेल होगा, अब पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ ले आओ तो अट्रैक्शन होगा। बात क्लियर है? चार्ज के बारे में हमें इतना ही जानना है। एक चीज और जानना है यहाँ पे नोट करके, वो आपको हेल्प कराएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, कि सर 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये याद रखना पड़ेगा आपको। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यदि ये याद रहेगा तो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हेल्प करवाएगा। सारे चीजें इंपॉर्टेंट है और देखते जाना और समझते चलना जल्दी जल्दी। चलिए देखिए, अब का टॉपिक पहला चार्ज कंप्लीट हुआ। अब दूसरा टॉपिक है आपका कंडक्टर एंड इंसुलेटर। बोलो सर ये टॉपिक तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 7-6 में तो बच्चे टीचर याद करवाते थे, रटवाते थे, तो हमें रटना तो है, लेकिन डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपसे कुछ ऐसी चीजें मैं बात करूंगा जो पूछा जाता है इन द सेंस ऑफ एग्जामिनेशन। मतलब उसमें क्या क्या चीजें आएगा देखना। कंडक्टर का मतलब होता है जो कंडक्ट करेगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी। तो बोलो ये तो हम पहले से जान रहे हैं सर, क्या कुछ नया बता रहे हो? बताएंगे, थोड़ी देर वेट करना। कंडक्शन का मतलब ये हुआ, या कंडक्टर का मतलब ये हुआ कि इट इज अ सब्सटेंस या ऐसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए अपने से अलाउ करेगा, उसे हम कंडक्टर कहते हैं। ओके। इंसुलेटर जो अलाउ नहीं करेगा, डज नॉट अलाउ टू पास। किसे भाई? पास करने के लिए अलाउ नहीं करेगा। किसे? इलेक्ट्रिसिटी को उसे हम इंसुलेटर कहते हैं। समझ आ गया? एक चीज याद रखना नोट करके कि सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है? सिल्वर। बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है? सिल्वर। और इसमें तो याद रखो ग्लास, प्लास्टिक, सारी चीजें। अब क्वेश्चन जो आता है वो ध्यान देना। अब आपको ध्यान देने वाली बात है कि सर बेस्ट कंडक्टर सिल्वर है, उसके बाद भी हमने देखा है कि कहीं यूज नहीं होता। आपके मन में कभी बात नहीं आया कि सिल्वर जब इतना अच्छा बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है तो हमारे घर के वायर में कॉपर या एल्यूमिनियम यूज होता है, या कोई डिवाइसेस हम देखते हैं तो उसके अंदर हमेशा अधिकतर बार कॉपर का वायर यूज होता है, सिल्वर क्यों यूज नहीं होता? इसके दो रीजन है। पहला कि इसका जो अवेलेबिलिटी है वो कम है, और दूसरा ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है। समझ आ गया? तो हमें वैसा डिवाइसेस यूज किया जाना चाहिए, करते हैं जो अच्छा भी है और चीप भी है। चीप का मतलब सस्ता भी है, इसीलिए हम सिल्वर को कभी यूज नहीं कर पाते एज अ बेस्ट कंडक्टर है। जबकि बेस्ट कंडक्टर है लेकिन हम उसे कभी भी अपने घर के वायरिंग,
अपने डिवाइसेस या कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, वहां कहीं भी सिल्वर का उपयोग नहीं होता, क्योंकि वो ज्यादा कॉस्टली है, एफोर्डेबल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है वो चीजें। ओके, अब आ जाओ कि सर और कुछ भी बताना था। हाँ जी, पहला ये हो गया। दूसरा कि व्हाई डस कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। यार ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि प्लास्टिक इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करवाएगा, ले नहीं जाएगा, लेकिन फिर मैं वही बात को कह रहा हूं, क्या कोई दूसरा मेटल या मेटल्स जैसा कोई सब्सटेंसेस है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो क्या रीजन है? क्या रटवाते रहेंगे पूरे साल कि ये कंडक्टर है? नहीं, उसका रीजन है कि सर जितने भी मेटल या मेटल के जैसे जो भी सब्सटेंसेस है तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, वो इसलिए कंडक्ट करता है क्योंकि उनपे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे घर में मान लो 4 बालक हैं, ठीक है, 4 बालक में से 3 या 2 लोग जॉब पे जाते, तो फ्री है नहीं, लेकिन जो 2 लोग रहेगा ना उससे हमेशा काम कराते रहेंगे, कभी दूध ले आओ, कभी पानी ले आओ, कभी कुछ काम नहीं है तो नीचे से जाके कपड़े उतार लो, ऊपर से जाके कपड़े उतार लो। तो जो फ्री है ना आदमी, वो कोई भी काम करने के लिए तैयार है, क्यों? मजबूरी है उसका। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन पहले से स्टेबल है वो तो स्टेबल है, वो तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में फ्री प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन हेल्प करेगा इलेक्ट्रिसिटी को या चार्ज को कंडक्ट करने में। एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको पास किया दूसरे को, दूसरा वाला पास किया तीसरे को, तीसरे वाले को चौथे को, और ऐसे करते करते ये पास करते हुए चलते हैं। समझ आ गया? तो रीजन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई एनी कंडक्टर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसका एक लाइन में आंसर, इट इज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सर उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा प्रेजेंट है इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है, अदरवाइज ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं। और जो भी इंसुलेटर के अंदर आते हैं उनमें ये चीजें प्रेजेंट नहीं होता, इसीलिए वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते। बात समझ में आ गया? इजी लग रहा है? देखिए, चार्ज और कंडक्टर को यदि आपको समझ में आया है तो ये दोनों से कहीं ज्यादा महत्व रखने वाला टॉपिक कौन सा है? पोटेंशियल डिफरेंस। बोलोगे इतना ज्यादा है क्या? बहुत ज्यादा। जब पूरा चैप्टर खत्म करने पे आऊंगा ना तब भी मैं इसी का जिक्र कर रहा हूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस ये है वो है, बहुत ज्यादा महत्व है पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा मुझे बताना डिफरेंस का मतलब क्या होता है? सर बोलोगे मैथ में तो कराते हैं, माइनस कर दो। डिफरेंस का मान लो हमारे घरों में बात किया जाए तो हमारे और मेरे छोटे भाई में डिफरेंस किया जाता, तो ये है वो है, समझ में आ गया? तो डिफरेंस का मतलब होता है कोई 2 पॉइंट के बीच में कुछ चीजें बात करना, चाहे वो आदमी हो या कोई डिस्टेंस या कुछ ऐसा। तो मैं कह रहा हूं कि एक पॉइंट पे मान लो चार्ज है, ए पॉइंट पे, और मैं बात कर रहा हूं कि बी पे मुझे ले जाना है। सही है? क्या मैं सही कह पा रहा हूं? एक पॉइंट है ए से मुझे बी ले जाना है किसी एक पॉजिटिव चार्ज को। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरी करता है तो अपने साथ कौन सा चार्ज कैरी करेगा? प्लस। क्यों कह रहे हो सर? अरे अभी तो बताया आपसे कि चार्ज में ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन कभी भी नेगेटिव चार्ज को अपने साथ कैरी कर ही नहीं सकता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इटसेल्फ हैव द नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के पास खुद से पहले से माइनस चार्ज है, तो माइनस माइनस को कभी कैरी कर ही नहीं सकता। तो मैं कह रहा हूं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक पॉजिटिव चार्ज को यहां से कैरी करना शुरू किया और इट विल पासेस टू द पॉइंट बी तक लेके चला गया। समझ में आ गया? तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि सर एक जगह से दूसरे जगह एक पॉजिटिव चार्ज को ले जाने में जो वर्क डन होता है उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या मैं सही कह पा रहा हूं? सुनना अच्छे से कि एक पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम ऑफ पॉजिटिव या 1 पॉजिटिव चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, देन द वर्क डन दैट कैन बी कंप्लीटेड। जो वर्क डन यहां पे होगा यहां से यहां ले जाने में, उस वर्क डन को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखना, पोटेंशियल डिफरेंस अब आपको समझ में आया है तो इसको डिनोट करते हैं कैपिटल V, और इसका फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं कि V इक्वल्स टू W अपॉन Q। तो बोलोगे सही लग रहा है तो देखने में, समझ तो नहीं आ रहा लेकिन लग रहा है सही, समझ में भी आएगा। V इक्वल्स टू W अपॉन Q का मतलब द अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू ट्रांसफर 1 पॉजिटिव कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज को जो ले जाने में जो हमें वर्क डन करना पड़ा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन करे या कुछ भी करे, लेकिन जो वर्क डन हो रहा है उसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है या नहीं है? तो यहां से 3 चीजें आपको जानना है। पहला, किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं? तो बोलोगे सर अभी तो बता दिया था आपने, V से, कैपिटल V। उसके बाद इसका फॉर्मूला क्या है सर? तो फॉर्मूला है V इक्वल्स टू W अपॉन Q। और तीसरा कि SI यूनिट, सबसे ज्यादा फिजिक्स में यही पूछा जाता है, हर एक चीज का SI यूनिट।
एसआई यूनिट मतलब किसमें मापते हैं? इसको मापते हैं वोल्ट, इसको भी वी से बोलते हैं, वोल्ट्स में। क्लियर है? जो डिवाइस इसे मेजर करेगा, डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, उसको हम वोल्ट मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर। तो चार चीजें इस टॉपिक से क्लियर हुआ कि सर पोटेंशियल डिफरेंस है क्या? तो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ट्रांसफर वन पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। दिस वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ द लेटर V, फॉर्मूला W अपॉन Q, एंड द SI यूनिट इज वोल्ट, स्मॉल सॉरी V से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड द लास्ट द डिवाइसेस और इंस्ट्रूमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। किसी न किसी से मापेंगे, पता कैसे चलेगा यार? छू के तो नहीं पता कर लेंगे हम। मापने के लिए डिवाइसेस है, उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। समझ में आ गया? ये बड़ा सा टॉपिक यदि आपको इतना समझ में आता है तो बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए देखना और समझना बिल्कुल। तो पोटेंशियल डिफरेंस यदि आपको समझ में आ गया है, उसका दौर कंप्लीट हो चुका है, तो उसके जैसा ही या उतना ही सेम वैल्यू रखने वाला एक नया टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। सर करंट तो कई बार सुना है, इलेक्ट्रिक करंट कुछ अलग होता है क्या? सेम ही चीज है यार, बस उसके कुछ कुछ टर्म्स याद रखना, उसका डेफिनेशन, उसके फॉर्मूले, डिवाइसेस, एसआई यूनिट, सेम, बस यही सब। देखिए करंट, इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये हुआ कि सर एक चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए तो अभी बात कर रहे थे वर्क डन के ऊपर, फिर से वही कह रहा हूं। एक चार्ज एक पॉइंट से दूसरे जगह तक जा रहा है। मान लो आपका मीटर यहां पे है और आपको चार्ज कहां पहुंचाना है? आपके बेडरूम तक। सही है? तो यहां से यहां तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा, उसमें वर्क डन की बात कर रहे थे, इसमें हम टाइम पे बात करेंगे, उसी को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। फिर से सुनना कि सर I इक्वल्स इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन T। इसका मतलब द अमाउंट ऑफ चार्ज या द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। जो चार्ज फ्लो हो रहा है समय के अनुसार, उसे हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। बात क्लियर है? चलिए देखना, तो पहला जानते हैं हम डेफिनेशन। तो बोलोगे सर डेफिनेशन हम यहीं से लिख लेते हैं किसी से। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? दूसरा, विच सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट या डिनोट इलेक्ट्रिक करंट, उसको कहते हैं हम I। उसके बाद फॉर्मूला तो मैंने पहले ही बता दिया आपको, I इक्वल्स टू Q अपॉन T। और जहां पे Q का मतलब तो पहले से जान रहे हो, चार्ज होता है, और इस T का मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर। तीसरा जानिए आप SI यूनिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर, और जिसको डिनोट करते हैं हम कैपिटल A। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द डिवाइसेस या इंस्ट्रूमेंट, डिवाइसेस या फिर इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाना है या जो यूज किया जाएगा, उसे हम कहते हैं एम मीटर कहते हैं। क्लियर है? देखना एक बार। तो आप ये चीजें समझ में आ गया हो या क्लियर हो रहा है तो मैं फिर से बताता हूं कि इलेक्ट्रिक करंट द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाय अ सिंबल I इक्वल्स टू Q अपॉन T। द डिवाइस और जिस SI यूनिट में मापा जाएगा उसको बोलते हैं एम्पियर, और डिवाइस एम मीटर। बात क्लियर है? चलो देखना। देखिए, तो आपने वोल्ट मीटर और एम मीटर के बारे में सुन लिया, समझ लिया, तो इनमें दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है क्वेश्चन में। वोल्ट मीटर ऐसा डिवाइस जो यूज किया जाएगा किसको मापने के लिए? पोटेंशियल डिफरेंस। तो दो कॉलम बना लेते हैं और मैं शॉर्ट में आपको पॉइंट बताता हूं। पहला कि ऐसा डिवाइस जो यूज किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। किसको? पोटेंशियल डिफरेंस को। इसके बारे में क्या लिखोगे कि सर एक ऐसा डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, जब सर्किट डायग्राम अभी हम पढ़ेंगे ना अगले टॉपिक में या अगले में, उसमें पता ये चलेगा कि वोल्ट मीटर को हम कनेक्ट करते हैं सर्किट में पैरेलल सीरीज क्या होता है सब बात करेंगे यार। पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है और इसका ये कनेक्ट होता है सीरीज में। तीसरा पॉइंट देखिए कि इसमें रेजिस्टेंस हाई होता है, उसको कहते हैं हाई रेजिस्टेंस। और बेसिक सी बात है, इसमें क्या होगा फिर? लो रेजिस्टेंस। क्या बात समझ में आ रहा है? ये तीन डिफरेंस है किसके बीच में? वोल्ट मीटर और एम मीटर। अब एक और डिवाइस में लिख रहा हूं, उसे नोट करके लिखना।
बहुत रेयर इसके बारे में दिया गया रहता है, लेकिन पूछा जाता है। उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हमें तो 12th में पढ़ना है, लेकिन गैल्वेनोमीटर क्या है, किसको मेजर करता है, ये जरूर बताएंगे। कि सर एक ऐसा डिवाइस जो मेजर करता नहीं है, डायरेक्शन को बताता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन को कौन बताता है सर, उसका नाम है गैल्वेनोमीटर। तो 3 डिवाइसेस आपको याद रखना है। गैल्वेनोमीटर एमसीक्यू में कई बार पूछा गया सीबीएसई में, इसीलिए मैंने जिक्र करा है। बाकी बात ये दोनों तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्या है, कैसे डिफरेंस करते हैं, सब चीज देखिए और एक बार जल्दी से इसे समझो यार। चलो अब इस चैप्टर का सबसे ज्यादा आस्किंग क्वेश्चन वाला जो टॉपिक है वो है आपके सामने, जिसका नाम है ओम्स लॉ। ये नाम तो बिल्कुल नया है आपके लिए, लेकिन मैं आपको 110% गारंटी के साथ ये बात कह सकता हूं कि ये टॉपिक सबसे ज्यादा आस्क किया जाने वाला है या पूछा जाता है सीबीएसई में, बड़ा फेवरेट है कि ओम्स लॉ है क्या। जैसे आपने कई बार सुना होगा न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, ये है वो है, बहुत सारे। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में एक लॉ है, वो लॉ क्या कहता है, तो ये लॉ के बारे में थोड़ा सा जिक्र करता हूं कि दिया गया है एक साइंटिस्ट जिसका नाम है ओम। और इस साइंटिस्ट का क्या कहना था कि लॉ एप्लीकेबल होगा एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। यदि टेम्परेचर अप्स एंड डाउन होगा तो हमारा जो लॉ है या रूल है वो काम नहीं करेगा। तो पहला ही पॉइंट लिखते हैं कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर क्या होता है सर कांस्टेंट टेम्परेचर, कि टेम्परेचर फिक्स है। उसके बाद जानेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या कह रहे हैं साइंटिस्ट जी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। और बढ़ने के साथ ही साथ अब ये क्या कह रहे हैं कि ये तब तक पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली है जब तक नया कांस्टेंट जुड़ेगा जिसका नाम है आर। प्रोपोर्शनल का साइन हटते ही एक नया टॉपिक या नया टर्म आ गया जिसका नाम है आर। आर क्या है सर, अल्लू अर्जुन? अरे नहीं भाई, आर का मतलब रेजिस्टेंस। इसी की बात कर रहा था मैं भी थोड़ी देर पहले, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या है सर, वी और आई के बारे में तो आप पहले बता चुके हो, इसको आप पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे थे, इसको आप इलेक्ट्रिक करंट कह रहे थे। तो आर का मतलब क्या होगा, आर का मतलब है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को रोकता है। क्या कह रहे हो, ये पॉसिबल है क्या? पानी का धार है कि बीच में हमने मिट्टी डाल के रोक दिया, अरे रुक सकता है। ऐसा डिवाइस आता है रेजिस्टेंस टाइप का, जब भी इलेक्ट्रिसिटी की मात्रा ज्यादा होगी तो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, इसी को कहते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के बारे में जानना शुरू करते हैं कि क्या है रेजिस्टेंस। पहला कि इट इज अ डिवाइस, इट इज अ डिवाइस दैट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, करंट के फ्लो को जो रोकता है उस डिवाइस को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। दूसरा सर इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, और सिंबल कुछ इस तरीके का होता है इग्लू जैसा। ओम हो गया, ये सिंबल है। अब आ जाओ तीसरा, 1 2 3, ये तीसरा। अब आ जाओ इसका जो रेजिस्टेंस है, इसका फॉर्मूले पे बात किया जाए कि फॉर्मूला क्या होगा, तो बोलोगे सर R इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, R यहां गया तो V नीचे आ जाएगा, तो लिखो R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। ये 3 चीजें जानना है, समझ आ गया। देखो ओम्स लॉ क्या कहता है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। और जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो एक नया कांस्टेंट जुड़ा जिसका नाम है रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस के बारे में जिक्र किया जाने लगा तो कहा गया कि रेजिस्टेंस एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के करंट के फ्लो को रोकता है। क्यों रोकता है, बिकॉज ऑफ समथिंग, और ऐसा कुछ रीजन होगा जो आगे पढ़ाएंगे। उसके बाद इसकी एसआई यूनिट क्या होगा, ओम। अपने नाम के आगे रखवा लिया भाई ने कि यार ओम ही रहने दो, एसआई यूनिट मैं भी जाना चाहूंगा। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला R इक्वल्स टू V अपॉन I। एक छोटा सा टॉपिक और बात करेंगे आज के लेक्चर में जिसका नाम है कि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है। चलिए देखना, रेजिस्टेंस का जिक्र हुआ ही है तो मैं बात करता हूं कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे निर्भर करता है या डिपेंड करता है। तो टॉपिक मैंने लिखा है फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ओम्स लॉ है उतना ही इससे ही चिपका हुआ दूसरा टॉपिक, इसका फैक्टर्स किस पे डिपेंड करता है। ये भी सेम रूल करता है यार, सेम ही डिपेंड करता है, उतना ही ज्यादा महत्व रखता है। देखना
ये 4 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला का नाम है लेंथ ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, तीसरा है नेचर या मटेरियल कहते हैं, और चौथा लास्ट टेम्परेचर। 4 चीजों पे। तो मैं पहला कह रहा हूं कि डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर मतलब वायर के लेंथ पे डिपेंड करेगा। यदि रेजिस्टेंस की बात करूं मैं तो कहा जाता है या कहते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना दूर तक एक वायर से ले जाओगे आप करंट, रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। इसीलिए हम वायर से ज्यादा दूर तक नहीं ले जाते करंट, बीच बीच में एक नया ट्रांसफार्मर लगाते। पता है क्यों? कारण है कि मान लो ये करंट हमने शुरू करा कहां से, दिल्ली से, और हमें लेके आना है मान लो नोएडा तक। मान लो आपने बीच में कहीं कुछ सर्किट नहीं, कुछ नहीं लगाया और एक ही वायर से लेके आ रहे हो, तो आते आते खत्म हो जाएगा। वहां चला था 11,000 वोल्ट से, नोएडा आते आते 500 में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गया? वेस्ट हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर। दूसरा आ जाओ एरिया या क्रॉस सेक्शन एरिया भी कहते हैं इसे। क्रॉस सेक्शन कह लो या एरिया, एरिया ऑफ कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर, सिलिंड्रिकल शेप का वायर होता है। ओके, तो कहा जाता है कि जो रेजिस्टेंस है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये चीज मैं समझाऊंगा, समझना बढ़िया से कि क्यों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सोचने वाली बात तो यही है। तो देखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि जितना ज्यादा एरिया रहेगा रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों कम होगा? एरिया ज्यादा का मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा, और ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास होगा, रुकेगा, कॉलिजन नहीं होगा उसके बीच में। समझ में आ गया? तो एरिया ज्यादा रहा तो रेजिस्टेंस कम, रेजिस्टेंस ज्यादा रहा तो एरिया कम। सिंपल सी बात है। तीसरा आ जाओ नेचर ऑफ कंडक्टर। ये नेचर ऑफ कंडक्टर क्या है सर? नेचर का मतलब कि कंडक्टर क्या प्योर मटेरियल से बना है या उसमें कुछ घपलेबाजी हुआ है। तो 2 चीजें याद रखना। पहला, प्योर मटेरियल या प्योर सब्सटेंस। यदि सब्सटेंस बिल्कुल प्योर है तो रेजिस्टेंस लेस होगा। रेजिस्टेंस क्या होगा? लेस, कम हो जाएगा। प्योर है तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। और दूसरा, मान लो रेजिस्टेंस सब्सटेंस इम्प्योर है। इम्प्योर का मतलब मिला के बनाया गया, जिसको हम एलॉय कहते हैं, उसमें रेजिस्टेंस हाई होता है, हाई रेजिस्टेंस। तो याद रखो कि इम्प्योर सब्सटेंस में रेजिस्टेंस क्या होता है? ज्यादा। अब आता है चौथा पॉइंट जिसका नाम है टेम्परेचर। टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो चारों टॉपिक समझ में आया? देखना एक बार फिर से ध्यान देना। लेंथ, जितना लेंथ बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, एरिया बढ़ता गया तो रेजिस्टेंस घटता जाएगा इनवर्सली। इसमें यदि प्योर है तो कम होगा, इम्प्योर है तो ज्यादा, इसको एलॉय कहते हैं। और आज टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंड करता है कि जैसे जैसे आपके आसपास के वातावरण का टेम्परेचर बढ़ता गया द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑल्सो इंक्रीज। इसीलिए गर्मियों के दिनों में शॉर्ट सर्किट ज्यादा होता है या करंट हमारे तक पहुंच नहीं पाता। कहते हैं वोल्टेज कम हो गया सर। यार वोल्टेज कम कैसे हो गया? कोई बीच में काट लिया क्या? नहीं, वो रेजिस्टेंस के कारण जितना ज्यादा धूप लगेगा वायर को वो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट आना चाहिए था या फिर पोटेंशियल डिफरेंस आना था 220 वोल्ट का, तो आपके घर तक आते आते 185 पे पहुंच गया। इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर उसको कम कर रहा है। कोई बीच में रुका नहीं है कि हम खड़े हैं भाई हम रोक दिया उसको, ऐसा नहीं हो रहा। उसको रोका जा रहा है किसके द्वारा? टेम्परेचर। तो साइंस यही बता रहा है कि यदि आपको सही तरीके से इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या उसका सही यूटिलाइज करना है तो आपको इन सभी चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा एरिया ज्यादा होना चाहिए, वायर कम होना चाहिए, लंबाई कम होना चाहिए, टेम्परेचर पे भी ध्यान देना चाहिए। इसीलिए बड़े बड़े जो पावर प्लांट का हाउस होता है उसमें देखना कि हमेशा बड़े बड़े कूलर या फैन लगा रहता ताकि उसके वातावरण में मॉडरेट रहे, वरना वो ब्लास्ट हो जाएगा साहब। समझ में आ गया? चलिए, तो आज का लेक्चर हम यही समाप्त करेंगे। अगले क्लास में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस का दूसरा भाई या एडवांस वर्जन जिसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। वहीं से शुरू करेंगे अगले लेक्चर में। चलो देखना और बढ़िया से समझना सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीकेबी क्लासेस। कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग द क्लासेस।